हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास 9th की सेकंड क्लास रहेगी और यहाँ पे सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं ना। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपका एसएसटी पूछा जा रहा है, सो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहें और जो नोट्स हैं आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराई जाती है ना, चीज़ें हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं और आप इसको ईजिली सेव कर सकते हो टेलीग्राम से जा करके। जब भी आपको रिवाइज़ करना हो आप रिवाइज़ भी कर पाओगे ना। और क्लास 10th हो और क्लास 6 की ज्योग्राफी जो है हमने समरी ऐसे ही डिस्कस की हुई है, सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। सो अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे कंप्लीट एसएसटी हम सीटेट के लिए करने वाले हैं। और साथ में इस तरह से ना सीटेट की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे एकदम फ्री में आपको सारी प्रिपरेशन सीटेट के लिए कराई जाएगी। ठीक है, सीडीपी की क्लासेस भी शुरू हैं, लगभग 3 क्लासेस हमने ऑलरेडी कर भी ली है ना। आपको जो आप प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट करोगे तो वहाँ से 2025 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा ना। तो चलिए शुरू कर देंगे। भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, वो किस तरह से फिज़िकली डिवाइड किया गया है हर एक चीज़ में। जैसे कि आप हिमालय पर्वत देख पा रहे हो, तो हिमालय पर्वत में भी कितने भाग हैं और भारत में कौन सा सबसे ऊंचा हिस्सा पड़ता है और भारत के बाहर, हर एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके ना। मुख्य भौतिक वितरण कौन कौन से हैं, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय स्थल मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो हिमालय कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु से पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर हम देखते हैं तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, कुछ इस तरह से। और हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर एक तरह से ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि इधर सबसे ज़्यादा चौड़ा है और इधर आते आते चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये आप सारे ही ऊंचे शिखर देख पाओगे। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। पहला कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पाई जाती है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि भारत हिमालय की वो कौन सी ऊंची चोटी है जो भारत में पाई जाती है ना, तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में देखने को मिलती है। ऊंचाई है इसकी 8,598 किलोमीटर ना। बाकी ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ आप इनका नाम जान लीजिए, वो इनफ होगा यहाँ पे। बाकी इन दोनों का सब कुछ जानना है ना, किस देश में है और कितनी ऊंचाई है इनकी। मकालू, धौलागिरी हो गई। इसके बाद नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता, ये सारी ही चीज़ें आपको ये सारी श्रृंखलाएं देखने को मिल जाती हैं ना। इसके बाद हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो इसकी मैंने बताया था कि इसकी 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपरी श्रेणी है उसे कहा जाता है ना, एक तरह से इसका नाम दिया गया है हिमाचल या हिमाद्री भी कह सकते हैं, या निम्न हिमालय इसे कहा जाता है। दूसरी श्रेणी हो जाती है ना, पहली कौन सी हो गई, हिमाचल या निम्न श्रेणी हो जाएगी। दूसरी आपकी पीर पंजाल हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपकी कश्मीर की घाटियाँ, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ इसी में पाई जाती हैं। सबसे निचली जिसे कहेंगे, ठीक है, निचली कह लीजिए, सबसे बाहरी श्रृंखला जिसे हम शिवालिक श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो ये 3 हैं, ये आप समझ चुके होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका निम्न हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, इनके बीच में कुछ दून पाए जाते हैं, दून घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये 3 दून हैं जो इनके बीच में पाई जाएंगी और इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये पूरा मैप आप देख सकते हो, है ना। कई सारे पठार हैं, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन देख लिए, इन्हीं के बारे में आगे हमें पढ़ना है। ये गारो खासी जयंतियाँ जो कि मेघालय में पाई जाती हैं। और इधर हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में श्रेणी है, मतलब फैला हुआ है इस तरह से, और सबसे पुराना भी माना जाता है। ये नर्मदा नदी है, जिसके ऊपर देखोगे आप तो विंध्यन श्रेणी और मालवा का पठार है। नीचे की तरफ दक्कन का पठार है, दक्कन ट्राइब जिसे कहते हैं। इधर आपका छोटा नागपुर का पठार मिल जाता है ना। तो चलिए समझते हैं अभी। और इसी मैप से मैं आपको बता दूं, ये आपका पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है, ठीक है। और तट की बात करेंगे तो ये घाट के जस्ट पीछे वाला जो एक छोटी सी पट्टी होती है, जो कि पश्चिमी घाट
और पश्चिमी तट दोनों ही इस तरह से पाई जाएंगी आपकी, है ना। और इधर ये पूर्वी तट हो जाता है। तो आगे हम ये मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज़ यही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैप आप यहाँ से जा कर के, जब भी मैं इधर पढ़ूँ आप वहाँ से जा कर के समझ सकते हो। मैप से चीज़ें समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब हिमालय का हमने 3 पार्ट्स में देखा था किस तरह से श्रेणी में बटा हुआ है। अब यहाँ पे नदियों के आधार पे देखेंगे कि हिमालय का क्या नाम रखा गया ना। जैसे हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, सतलुज और सिंधु के बीच को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय मतलब कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी, मतलब वही सेम चीज़ को ही पंजाब हिमालय कह लीजिए या फिर कश्मीर से हिमालय हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर पे जो आता है सतलुज और काली नदी के बीच में आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, और काली तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय कहते हैं, और तिस्ता दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में TRE 3 में भी पूछा गया था और CTET के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे उत्तरी मैदान की बात करेंगे। तो उत्तरी मैदान यानी कि ये हिमालय के जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे ये जो सिंधु नदी है, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं उन सभी से निर्मित ये मैदान होता है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगा बिकॉज़ ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है एक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मांजली द्वीप। ठीक है, मांजली द्वीप कहा जाएगा। और कुछ जो भी नदियाँ होती हैं ना, ये नदियाँ कई वितरणिकाओं में बट जाती हैं, यानी कि एक बड़ी सी नदी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के अलग अलग पार्ट्स में बट करके दूसरे दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जिसे वितरणिकाएँ कहा जाता है। अब दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, दो और आब, आब का मतलब पानी होता है। पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पंज प्लस आब, वही सेम चीज़, आपका अर्थ यहाँ भी पानी ही होगा। पंज का मतलब 5 हो जाता है। ठीक है, 5 नदियों के समूह को पंजाब कह दिया जाता है। अब गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है उत्तरी, और ये देखा जाए तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है एक तरह से गंगा नदी हमारी जो है। और इधर से पूर्व की तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जो कि गंगा नदी में मिल करके मेघना बनाती है। ठीक है, और मेघना बनाती है यानी कि जिस जगह से ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये मेघना बनाती हैं वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो यहीं पे बनता है, इन दोनों नदियों के मिलन बिंदु पर ही, जिसे मेघना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और गंगा नदी भारत में तो बहती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और फिर जा कर के गिरेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें समझ गए होंगे आप, है ना। अब 2 टर्म्स यहाँ जान लीजिए, भाबर और तराई वाला क्षेत्र। जब पानी जो है, जो एक तरह से बर्फ़ के पिघलने से जो नदियाँ बनी हैं, कि जितनी भी उत्तर की नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बर्फ़ के पिघलने से ही बनी हुई हैं। ठीक है, और उनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? वो बर्फ़ ही है, आइस ही है। तो किस तरह से क्या चीज़ें भाबर क्षेत्र क्या होता है? तो जब ये पानी नदियों इस तरह से नदियों के बीच से होकर के आती हैं, तो जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे नदी पानी जो है इन पत्थरों के नीचे से आता है, तो कहीं ना कहीं नदियाँ वो हमें खोई सी नज़र आती हैं, नज़र नहीं आती हैं प्रॉपर, जिसे भाबर क्षेत्र कहा जाएगा। और जब ये इस क्षेत्र से आगे निकल जाएगा तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर जो है वो थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, जिसे तराई क्षेत्र कह दिया जाता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट आता है जिसे हम कहते हैं बांगर और खादर। तो ये एक तरह से जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? वही जो नदी के आसपास की मिट्टी होती है ना, उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और आसपास की मृदा 2 तरह की होती है। एक जो तुरंत नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, तो वो मृदा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, और एक तरह से उसकी खेती के लिए ना वो एकदम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आदर्श मानी जाती है ना, तो उसे खादर कहते हैं। और जो थोड़ा सा पुरानी मिट्टी हो जाती है, ठीक है, जो थोड़ा सा पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता अगर हम देखें तो खादर की कंपैरिजन में कम होती है,
है तो उसे हम बांगर कह देते हैं। दोनों टर्म समझना ज़रूरी है, आपको रटना नहीं है कि चीज़ें आप रटने बैठ गए ना कि बस रट रहे हैं, नहीं, आपको टर्म समझने हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अप्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। अप्रायद्वीपीय वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा इंडिया नीचे की तरफ इस तरह से नज़र आता है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे की तरफ भी नदियां हैं। तो इस तरह से ये क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो तीन तरफ से कोई भी लैंड ज़मीन अगर पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं ना। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो ये बना किससे है? तो पुराने जो क्रिस्टलीय आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल है ना, ये आग्नेय सेल, मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ आग्नेय सेल बनती कैसे है। तो जो ये एक तरह से ज्वालामुखी होती है, इसमें जो यहाँ पे मैग्मा होता है ना, मैग्मा के पिघलने से मैग्मा जब बाहर निकल के आता है तो जो मृदा का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है स्टोन्स का, उसे आग्नेय कहेंगे। और वही धीरे धीरे काफ़ी पुरानी हो जाती है तो रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इस तरह से इससे बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। भी मैप में भी ऊपर हमने दिखाया था, ये दो प्रकार के हो जाते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जैसे कि ऊपर दिखाया था मैंने आपको। अब आगे देखेंगे तो भाई इस पठार का विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला थी, जैसे कि मैंने दिखाया था। और ये सबसे पुरानी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। और भारत के भौतिक मानचित्र पर इनको मैंने ऊपर आपको दिखाया है, तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाइए मैं आपको भी रिकॉल करते जाइए, ठीक है। और गारो खासी जयंतियाँ मैंने आपको दिखाई थी। इधर मेघालय में तीन ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ना। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है ना, जैसे कि मैंने बताया था ये नीचे वाला हिस्सा कि ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी तट इसी के पीछे जस्ट एक पट्टी में पाई जाएगी। ये पश्चिमी हो जाता है और ये पूर्वी ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी नज़र आती है। समानांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलली ही स्थित होते हैं ना। इधर वाला तो सतत होता है, कंटिन्यू होता है, पर इधर कटा फटा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे कृष्णा, कावेरी ना, तो इन सभी का क्या हो जाता है, एक तरह से ये डेल्टा बनाते हैं आकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे जो तट है ये कटा छटा हमें नज़र आता है। इसके बाद हम देखेंगे तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक देखने को मिलती है ना। अगर हम देखते हैं कि तो ये एक तरह से ना महानदी इधर है, ये यहाँ से यहाँ पे आके जिस पॉइंट पे इनका मिलन बिंदु होता है ना, लाइक इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, तो उसे नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, किस नाम से जानते हैं भाई? नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जैसे कि मैंने भी अभी बताया था ना, अनियमित है। क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इस भाग के शिखर काफ़ी ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी हो गया, डोडा बेटा हो गया, ये दो चीज़ें आप समझ गए होंगे। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है ना। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी को कंपेयर करते हैं तो पश्चिमी वाले घाट के जो ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिल रही है, पूर्वी की कम। और इसके बाद हम देखेंगे तो भाई प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि यहाँ पे इसमें जो काली मृदा है वो देखने को हमें मिलती है ना, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जिसे आग्नेय सेल शुरुआत में कहते हैं, वही धीरे धीरे काली मृदा में अपरदित होकर के बदल जाती है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इस तरह से फैली हुई हैं। मरुस्थल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे थार का मरुस्थल हमें इंडिया में देखने को मिलता है ना, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये बहुत ही गंदा मैप बना दिया मैंने। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ही देख लीजिए। थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम पानी बरसता है। काफ़ी शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे जो एक तरह से वनस्पति
होती है, बहुत कम मात्रा में होती है ना, और बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और नदियाँ भी बहुत सारी नहीं होती हैं, जो होती भी हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अरब सागर तक या फिर बे ऑफ बंगाल तक ही अपना रास्ता तय कर पाएँ, ठीक है। एक लूनी नदी काफ़ी फेमस है जो कि दिखती है, पर कुछ वक्त के बाद वो कहाँ गायब हो जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। और तटीय मैदान की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। और पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार होता है। पश्चिमी तट, अभी ध्यान से आप समझते जाइए, मैं छोटा सा यहाँ पे मैप बनाती हूँ ना, इस तरह से। जैसे कि आप देखोगे ना कि पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है ना, इस तरह से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। इधर भी रहता है, फिलहाल मैं पश्चिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई और गोवा के बीच ना, मुंबई यहाँ पर है, गोवा कहीं यहाँ पर है, इस भाग को कोंकण कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो गए तो ये मालाबार हो जाएगा, ये आपका हो गया कोंकण ना, और बीच में कहीं ना कहीं कन्नड़ मैदान के नाम से हम जानते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगे तो विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, उत्तरी भाग से इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण में कोरोमंडल कहा जाएगा। उत्तर की तरफ देखोगे तो इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, इधर कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और बड़ी नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि उड़ीसा हो गया, इधर इस तरह से नदियाँ आती हैं, जिसकी वजह से ये जो तट है काफ़ी कटा फटा सा भी हमें नज़र आता है। डेल्टा यानी कि एंड पॉइंट है, जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये नदियाँ गिर जाती हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। चिल्का झील इसी पूर्वी तट पर ही स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी कि चिल्का लेक जो कि सबसे ज़्यादा नमकीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी है। भारत की अगर पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा नमकीन झील कौन सी है, तो चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में बहती है। कौन सी लेक है? तो उड़ीसा में बहने वाली चिल्का लेक है, वो भी इधर ही, महानदी है, उड़ीसा है तो भाई इधर ही नज़र आएगा। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। स्थिति को ज्ञात क्या करना है, आपको पता ही है ना, कि ये यहाँ पे केरल है और इधर ही मालाबार तट कहा जाता है जिसे, और यहीं पे आपका देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। इस तरफ देखोगे तो अंडमान निकोबार फैला हुआ है ना, तो ये द्वीप समूह भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसका कुछ नाम और भी हुआ करता था, ठीक है। आज हम इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, कि भारत का एक तरह से प्रवाल द्वीप कौन सा है ना, यानी कि जो समुद्री जीव होते हैं उनके डेड बॉडी से वो एक तरह से पूरा भित्ति बनता चला गया है, उसे हम प्रवाल द्वीप कह देते हैं, ठीक है। तो वो आपका लक्षद्वीप ही है। इनको पहले लका द्वीप, मिनीकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, एक सामूहिक रूप से इनका नाम दे दिया गया ना। बाकी इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें ये छोटे छोटे द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो नज़र आएंगे। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया गया है। किसे? एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम कावारत्ती द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप के अंतर्गत ही आपका ये आता है, ठीक है। और पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास तो नहीं है, पर यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कौन सा? पिटली द्वीप इसी का एक हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो समूह आकार में बड़े संख्या में। अब प्रवाल क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया, खैर कोई बात नहीं, नीचे वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी, ये द्वीप समूह के बाद ही ये चीज़ें हमें पढ़नी थी, ठीक है। चिल्का लेक के बारे में मैंने बता दिया है तो वो आप समझ चुके होंगे। भी प्रवाल की बात करते हैं तो प्रवाल पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शू आकार वाले रोधिका होते हैं ना, तो इस तरह से वहीं पे वो जम जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, इस वजह से इनको हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं ना। जो अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा
प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि हम भारत की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप हो जाता है। और 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, दूसरा इंडिया का, तो अंडमान और दूसरा है दक्षिण में निकोबार। 2 भागों में इसको पढ़ते हैं हम, एक अंडमान दूसरा निकोबार हो जाता है। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसमें। विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय एवं घने जंगलों से आच्छादित है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। और भाई और चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये आप देख सकते हो। खैर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे आपके इतने ही थे ना, कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले तो मैंने टिक कर दिए हैं, आप देख सकते हो। बाकी चाहें तो सॉल्व करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में भी छोड़ सकते हैं ना। सो जैसे कि मैंने बताया कि क्लास की PDF, जितनी भी क्लास की PDF है, सीटेट की क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं ना। फ्रेशर हैं ना, या फिर मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जैसे भी स्टूडेंट हैं, अगर आप सीटेट देना चाहते हैं जुलाई 2025 में, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं प्री एक्सप्लोर के साथ में। सभी फ्री में PDFs आपको क्लास की प्रोवाइड कराई जाती हैं, है ना। और कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे ना, प्री एक्सप्लोर नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।